अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सियासत भी अजीब तर्ज की सियासत है। इमरान खान खुद तो पिछले 3 माह से आराम फरमा रहे हैं, लेकिन अपने कारकुनान को चैन की नींद नहीं सोने दे रहा है। गुज़श्ता बरस के अप्रैल से मसनद इक़्तिदार से बोरिया बिस्तर समेटे जाने के बाद से उनकी सियासत अजीब सी कलाबाजियां खाई जा रही है। अवाम तो क्या, इमरान खान के करीबी साथियों को भी अंदाजा नहीं हो रहा कि उनके लीडर आखिर करना क्या चाहते हैं। मर्जी का आर्मी चीफ, मर्जी का इलेक्शन कमीशन, मर्जी के वक्त के मुताबिक इंतखाबात के मुतालिबात माने जाने के बाद अब उन्होंने जेल भरो तहरीक शुरू कर दी है। ये सब कुछ इमरान खान अपनी बात मनवाने और वक्त से पहले इंतखाबात के लिए कर रहे थे, मगर हाथ उनके कुछ नहीं लगा। पहिया उल्टा घुमा और उनके खिलाफ मुकदमे बनने शुरू हुए और गिरफ्तारियां भी अमल में आने लगी। और अब उनकी जानिब से जेल भरो तहरीक भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने के इजहार से ज्यादा कुछ महसूस नहीं होती है। तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक का आगाज आज लाहौर से कर दिया गया है। आज पीटीआई कारकुनान और पहले चेरिंग क्रॉस और बाद में सीसीपीओ ऑफिस पहुंचे, जहां शाहमूद कुरैशी समेत पीटीआई के मरकजी रहनुमा और कारकुनान गिरफ्तारी के लिए खुद ही प्रिजन वैन्स पर सवार हुए। प्रिजन वैन्स में सवार होने में शाहमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, सेनेटर आजम सवाती, असद उमर, जुबैर न्याजी और दीगर शामिल थे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन रहनुमा तहरीक इंसाफ खुद ही प्रिजन वैन में जाकर बैठ गए। पुलिस ने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की है कि पीटीआई लीडरशिप और कारकुनान को बाकायदा गिरफ्तार किया गया या नहीं। कैदियों की वैन में सवार शाहमूद कुरैशी ने अपने वीडियो पैगाम में बताया कि आज तहरीक इंसाफ के दावे के मुताबिक सीनियर रहनुमाओं ने अपनी गिरफ्तारियां दे दी हैं। यह मामला यहां तक नहीं रुकेगा, बल्कि पूरे मुल्क में फैलेगा। दूसरी जानिब फवाद चौधरी का कहना था कि चेरिंग क्रॉस पर कारकुनान की कसीर तादाद गिरफ्तारियां देने के लिए और बहुत से रहनुमाओं और कारकुनान ने अब तक गिरफ्तारी दे दी है। आज लाहौर से इब्तिदा की, कल इसका दायरा कार पेशावर तक बढ़ाया जाएगा। तहरीक इंसाफ एक जानिब तो कौमी असम्बली में वापसी के लिए पर तोल रही है, ज़िम्नी इंतखाबात समेत पंजाब और केपीके में सूबाई इलेक्शंस की ख्वाहां भी है। ऐसे में जेल भरो तहरीक की कामयाबी और तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली पर कई सवालात उठते हैं। लातादाद हरबे आजमाने के बावजूद कुछ ना हासिल करने वाले इमरान खान जेल भरो तहरीक से अपने मकासद हासिल कर पाएंगे क्या? जेल भरो तहरीक की कामयाबी के इम्कानात कितने हैं? अगर जेल भरो तहरीक में तमाम रहनुमा गिरफ्तारी दे देंगे तो फिर इलेक्शंस कौन लड़ेगा? तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली अगर जेलों में होंगे तो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के फराइज कौन संभालेगा? क्या इमरान खान भी जेल भरो तहरीक के तहत अपनी गिरफ्तारी देंगे? अगर इमरान खान जेल भरो तहरीक में संजीदा थे तो फिर जमानत कबल गिरफ्तारी किस लिए कराई? अगर इमरान खान गिरफ्तारी देंगे तो पार्टी की क़यादत, पार्टी लीड कौन करेगा? क्या पीटीआई की सदारत के ख्वाब देखने वाले परवेज इलाही भी जेल की सख्तियां बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? जेल भरो तहरीक की नाकामी की सूरत में पीटीआई का अगला लाहे अमल, अगली स्ट्रैटेजी, अगली हिकमत अमली, अगला पत्ता क्या होगा? ये वो सादा से सवालात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो ताती सर उठा रहे हैं। आज इमरान खान ने जमान पाक से जिस जेल भरो तहरीक का ऐलान किया उसको जहाद करार दिया है। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। सारे पाकिस्तानियों को मैं आज अपील कर रहा हूँ कि अपनी हकीकी आजादी के लिए हमारी जेल भरो तहरीक में शामिल हो। ये दरअसल आपको उधर लेके जाएगा जिधर एक आजाद पाकिस्तान और एक खुशहाल पाकिस्तान बनेगा। वो तब आएगा जब एक रियासत आपके बुनियादी हकूक की हिफाजत करे। इसलिए ये जेल भरो तहरीक जो है, इसका मतलब ही ये है, ये एक जहाद का नाम है, एक आजादी का नाम है। आज इमरान खान जेल भरो तहरीक को जहाद का नाम दे रहे हैं। इससे पहले भी जब से वो हुकूमत से अलहदा हुए हैं अपनी सियासी जद्दोजहद को जहाद के साथ, अमर बिलमारूफ के साथ तशबीह देते रहे हैं। आज भी वो इस्लामी टच दे रहे हैं। लेकिन ज़रा तायराना निगाह हो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में जब जब जेल भरो तहरीक का ऐलान हुआ है, जब जब सियासी जद्दोजहद के अंदर जेलें भरी गई हैं, तो इसके नताइज क्या मुरतब हुए हैं। सबसे पहले जनरल अयूब खान के दौर के अंदर मोमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी यानी तहरीक बहाली जमहूरियत के नाम पर कुछ जमातें इकट्ठी हुई। उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, लेकिन इस जेल भरो तहरीक को नाकामी का सामना करना पड़ा। उसके बाद हमने पाकिस्तान नेशनल अलायंस, एक पीएनए मूवमेंट देखी भुट्टो के दौर में, उसमें जेल भरो तहरीक का ऐलान हुआ। ये जमातें इकट्ठी होकर मुत्तहिद होकर जेलें भरने लगी, मगर उसको भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद एक और ताले आजमा आता है, एक और डिक्टेटर के दौर के अंदर जेल भरो तहरीक का ऐलान होता है, फिर एमआरडी बनती है, कई सितारे इत्तेहाद के अंदर आते हैं और इन सितारों को एक परचम तले जमा करके फिर मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी चलाई जाती है। इसमें भी जेल भरो तहरीक होती है और इसमें ये ऐसी तारीख साज जेल भरो तहरीक होती है कि जिसके अंदर गिरफ्तारी नुसरत भुट्टो भी देती हैं, यानी एक खातून लीडर आकर गिरफ्तारी देती हैं। लेकिन इस जेल भरो तहरीक का नतीजा क्या निकला? यकीनन जेल भरो तहरीकें आज तक जब जब हुई हैं उसके नताइज हमारे सामने हैं। तो सवाल तो बड़ा सादा सा है कि आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जेल भरो तहरीक का ऐलान कर चुकी है और फिर गिरफ्तारियां दे रही है, तो क्या इस जेल भरो तहरीक से अपने मकासद को हासिल कर पाएगी? और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर पॉलिटिकल स्ट्रगल को देखा जाए तो 2014 में
सिविल नाफरमानी की तहरीक के नाम पर इमरान खान साहब ने कंटेनर से बिल जलाकर यह ऐलान किया था कॉमनर्स भी बिल जलाएं और सिविल नाफरमानी करें, तो उसका क्या नतीजा निकला वो भी हमारे सामने है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आमिर डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आमिर डोगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, प्रिजन वैन्स खड़ी हैं, पुलिस एहलकार मेगाफोन से ऐलान कर रहे हैं जिसने गिरफ्तारी देनी है वो हाजिर हो, लेकिन गिरफ्तारी देने वालों का रिस्पॉन्स बड़ा स्लो है, इसकी क्या वजह है? नहीं, आप और क्या चाहते हैं? वाइस चेयरमैन ने गिरफ्तारी दे दी, सेक्रेटरी जनरल ने दे दी, आजम स्वाति साहब ने दे दी, एक्स गवर्नर ने दे दी, लीडरान ने दे दी, कारकुनों ने दे दी, और अब आप क्या चाहते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, ये जो वाइस चेयरमैन साहब ने गिरफ्तारी दी है वो तो ऐलान कर रहे थे कि वो सेकंड इन कमांड है इमरान खान साहब के, और इमरान खान साहब ने कहा कि आपने गिरफ्तारी नहीं देनी क्योंकि फिर पीछे लीड कौन करेगा। तो ये गिरफ्तारी कैसे हो गई? फिर जब गिरफ्तार किया गया तो वो ये कहते हैं कि जी मैं तो मोबाइल में बैठा था, मुझे नहीं पता था मुझे गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। नहीं, बस गिरफ्तारी हो गई कि अब गिरफ्तारी होती है, ये अब क्या बात होगी? अब आप इसमें से क्या निकालना चाहते हैं? नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि ये जो गिरफ्तारियां हैं ये सोशल मीडिया पे हो रही हैं, ट्विटर पे हो रही हैं, फेसबुक पे हो रही हैं, या वाकई गिरफ्तारियां हो रही हैं? आप देख रहे हैं मीडिया पे तो पाबंदी है, कोई लाइव आज किसी ने वो हमारा इवेंट नहीं चलाया, टिकर छोटे छोटे चलते रहे। हम तो शो इस पे कर रहे हैं आज। जी, गिरफ्तारियां हुई हैं, सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तारियां अब तक लाहौर में हो चुकी हैं, और ये आज इस तहरीक का ऐलान हो गया। और ये भी हम अपनी समझो, मैं तो अपनी पार्लिमानी तारीख में या अपनी जिंदगी में सुनते थे जेल भरो तहरीक, 40 साल 50 साल के बाद इमरान खान ही है जिसने आज एक नए इनकलाब की शुरुआत की है और एक तहरीक जो हमारी है हकीकी आज़ादी की। और ये गिरफ्तारियों का अमल चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक के इलेक्शन का ऐलान नहीं होता, हमारी तहरीक जारी रहेगी। लेकिन सियासी तारीख का आपने हवाला दिया तो हमें याद है पाकिस्तान नेशनल अलायंस हो, वो एमआरडी हो, अयूब खान के दौर की वो एमआरडी हो, ज़ियाउल हक के दौर की, तो उन दिनों में भी जेल भरो तहरीकें चली हैं, और वो जेल भरो तहरीक भी अपनी मिसाल आप थी जिसमें नुसरत भुट्टो साहब ने खुद आके गिरफ्तारी दे दी थी। तो लीडरशिप जब खुद गिरफ्तार हो रही थी, इसके बावजूद वहां जेल भरो तहरीक इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो इसकी कामयाबी कैसे देख रहे हैं आप? सियासी हाफजा थोड़ा सा दुरुस्त कर लें हजूर, सिर्फ 5 कारकुन रोजाना गिरफ्तारी दिया करते थे और अब तो सैकड़ों और हजारों हैं। मुल्तान की मैं आप मिसाल दूं, मैं मुल्तान में हूँ, हम यानी कि हमने वो अपना रजिस्टर बंद कर लिया, लोग अभी भी आ रहे हैं और नाम लिखवा रहे हैं कि हमने गिरफ्तार होना है, हमने गिरफ्तार होना। अब तक सैकड़ों की लिस्ट हमारी बन चुकी है। ये रजिस्ट्रेशन आपके पास ही हो रही है, वाकई मोबाइल लेकर भी जा रही है इनको? नहीं, वो मोबाइल तो अब देखें लेकर जाना तो उनका काम है, हम तो तैयार है जहाँ गिरफ्तारी दे। आज भी हमारे कारकुन, आज भी हमारी लीडरशिप तैयार है और गिरफ्तार तो उन्होंने करना है, सरकारी मेहमान तो उन्होंने बना। गिरफ्तारी का भी तो कोई जवाब होता है ना डोगर साहब, ये तो नहीं होता कि हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी लगी हुई है तो गिरफ्तार कर लें, कोई जवाब भी तो बनाना पड़ता है उसके लिए, कानून तो शिकनी करनी पड़ती है। आप चाहते हैं कि कानून हाथ में लें? नहीं तो गिरफ्तारी का जवाब क्या होगा फिर? जवाब ये है कि अगर 144 की वायलेशन है तो उसमें गिरफ्तार कर लें हमें, या अगर आप चाहते हैं कि कारकुन हमारे पुरअमन है और आप हमें उकसा रहे हैं तो फिर मैं तो नहीं चाहूंगा कि मुल्क की मईशत। नहीं, मैं तो देखिए सर, मुल्क की मईशत के लिए तो क्या है, हमने तो ऑडियोज भी देखी है जिसके ऊपर IMF डील को सबूताज करने की बातें भी हुई। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि 2014 में सिविल नाफरमानी तहरीक भी शुरू की थी, क्या इसका रिजल्ट भी सिविल नाफरमानी तहरीक जैसा ही देख रहा है? नहीं, सिविल नाफरमानी तहरीक उस तरह से 2014 के तनाजुर में आज के तनाजुर में तो जमीन आसमान का फर्क है, और वो भी आप देखें कि उसके अवामिल क्या था। हमने तो 3 हल्के खोलने की बात की थी। अब अर्जी है, आज बहुत पाकिस्तान बदल गया है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि खान साहब ने जो कौम को शऊर दिया है, जिससे उनका खौफ का बुत टूट गया है, और आज जो 10 महीनों में इम्पोर्टेड चोरों के टोलों ने जो हुकूमत की है और उसके बाद जो इस मुल्क में तूफान है महंगाई का और हर शख्स चीखो पुकार कर रहा है, तो ऐसे में ये जिसको कहते हैं ना कि ये हमवार है, हमारा जो जमीन हमवार है, सिर्फ इमरान खान ने आवाज देनी है और कौम उसकी आवाज पर लबैक के लिए। डॉक्टर साहब, मेरा सादा सा सवाल है, लास्टली सिर्फ ये बताइएगा, आप पार्टी के चीफ व्हिप भी हैं, आप असेंबली में जाने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं, अब सारे गिरफ्तार हो जाएंगे तो असेंबली में कौन जाएगा, और असेंबली में नहीं जाना तो आप ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, सब गिरफ्तारियां दे देंगे, ज़िमनी इलेक्शन कौन लड़ेगा? क्या इस हवाले से भी कोई हिकमत अमली वजह की आपने? चाहते हम सारे गिरफ्तार हों, हम गिरफ्तार होंगे,
आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले जब मुझ पे और हम यहाँ 780 का दहशतगर्दी का पर्चा बनाया, मैंने तो बतौर चीफ विप आज़ादी जेल भरो तहरीक का आगाज अपनी गिरफ्तारी से कर दिया था। लेकिन हमारी सियासी हिकमत अमली है, लीडरशिप भी जा रही है, कारकुन भी जा रहे हैं, लेकिन आगाज वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल ने अपनी गिरफ्तारी। अच्छा, आप मुझे सिर्फ क्विकली ये बता दीजिए, इससे इलेक्शंस मिल जाएंगे आपको? इलेक्शन तो करवाएगा, क्यों नहीं कराएंगे। देखिए, अभी तक साइफर से लेके बाजवा तक और बाजवा से लेके आज जेल भरो तहरीक तक कोई कामयाबी अभी तक नसीब नहीं हुई है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसका फेट आपने डिटरमिन कर लिया है क्या? जब एस्टैब्लिशमेंट सामने हो, जब वो मुक्तदर कुव्वतें और उसके पीछे छुपी हुई वो तमाम कुव्वतें सामने हो, जिनके पास हर तरह की ताकत हो, तो अवाम के जरिए अपनी जगह बनाती है और अवाम आगे बढ़ रही है। इमरान खान मकबूल तरीन लीडर है, पीटीएम अज़ीमी इलेक्शन पे भी भाग रही है, जनरल इलेक्शन पे भी भाग रही है, लेकिन कब तक भागेंगे, कब तक भागेंगे? अवाम की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत होती है, अल्लाह की ताकत के बाद। ठीक है डोगर साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक सर। आमिर डोगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त हमारे साथ निगरान सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर साहब भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से दफा 144 का नफाज क्यों किया गया था। पीएसएल मैचेस के इनेकाद और फिर टीमों की लाहौर में आमद को मद्देनजर रखते हुए दफा 144 नाफिज की गई थी। ये ऑफिशियल वर्जन है और इसकी जो पामाली है वो की गई कि सियासी जमात के कारकुनान की जानिब से, और तभी इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। आमिर मीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जरा क्विकली बताइएगा, आमिर डोगर साहब को सुना आपने, वो कहते हैं हमारे कारकुनान तो सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तार किए गए हैं, तो गिरफ्तारी का जवाब क्या है सर? जी, मैंने उन्हें बिल्कुल नहीं सुना, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पुलिस डिपार्टमेंट ने अरेंजमेंट्स किए थे गिरफ्तारियों के लिए, वो आप समझें कि हमारी तवक्को से बहुत कम गिरफ्तारी के लिए उन्होंने खुद को पेश किया। और ये बेसिकली प्रॉब्लम ये चल रहा था कि 144 तो इसलिए लगी थी कि पीएसएल की टीमें लाहौर पहुंच रही थी और उसी रोज जिस रोज टीमें पहुंच रही हैं, इन्होंने हस्बे रवायत ये काम शुरू कर दिया। और अब ये प्रॉब्लम चल रहा था कि गिरफ्तारियां जो हैं वो 3 जो है एमपीओ के तहत हुई हैं। 144 माल रोड पे लगाई गई थी ताकि देखें, पुराने अगर आप चंद साल पीछे चले जाएं तो ये इस वक्त जो बॉम्बिंग, सुइसाइड बॉम्बिंग चल रही हैं, पहले केपी में हुई है, फिर बलूचिस्तान में, फिर ये सिंध में, कराची में वाक़या हो गया। अब ये खदशात हैं कि पंजाब की बारी है, तो इसलिए माल रोड पे जो लोगों के इज्तिमा है उनको डिस्करेज करने के लिए किया गया। साथ में पीएसएल की टीमें भी आ रही हैं। तो आपको पता है कि माल का जो सारा रूट जाता है वो चेरिंग क्रॉस से फिर आगे पीसी होटल, फिर ये नहर पे चल के तो स्टेडियम तक जाते हैं। तो ये आज इन्होंने नहीं, आमिर मीर साहब, यकीनन बड़ी क्रूशल स्टेज है एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है, लाहौर लीग शुरू होने वाली है। ऐसे में एक सियासी जमात के कारकुनान आए, लेकिन एक मूवमेंट वो स्टार्ट किए हुए उन्होंने कि हम आज जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। रिट ऑफ द गवर्नमेंट मेंटेन करना, आपकी हुकूमत क्या करेगी रिट को मेंटेन करने के लिए, कैसे निपटेंगे? प्रॉब्लम नहीं हुआ, रिट मेंटेन्ड है और जो गिरफ्तारियां वो तो तवक्को से बहुत कम है। मेरा ख्याल है कि 100 के करीब अफराद जो थे उन्होंने गिरफ्तारियां दी। और फिर पुलिस ने इनसे पूछा जब ये ट्रकों में बैठ गए कि जी आप जाना चाहते हैं तो बता दें, नहीं जाना चाहते, जो उतरना चाहते हैं वो भी उतर जाएं। तो मेरी इत्तला के मुताबिक तो उनमें से भी आधे लोग जो हैं वो उतर गए थे। फिर ये आपके पास अगर वीडियो फुटेज आई हो, शाह महमूद कुरैशी साहब गिला कर रहे हैं पुलिस से कि देखें, हमारा तो ख्याल था कि हमें सीसीपी ऑफिस ले जाएंगे, तो ये हमें पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो भाई जब गिरफ्तारी दी है तो जी वो साउंड हमने शाह महमूद कुरैशी साहब का चलवाया है जिसपे वो कह रहे हैं कि सीसीपी ऑफिस से अब आगे निकल आए हैं, तो पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। तो आप बताइए कि कितने लोग गिरफ्तार हैं, नंबर्स एग्जैक्टली क्या है और कहाँ इनको शिफ्ट किया जा रहा है? क्योंकि इत्तलात ही आ रही थी कि डेरा गाजी खान और फिर मियाँ वाली में लेकर जाया जाएगा। तो क्या सूरत हाल है, इनके साथ करना क्या आपने? हमारी इत्तला के मुताबिक पुलिस के पास लाहौर की जेलों में तो जगह है नहीं, तो जहां पर जगह मिलेगी वहां पहुंचा देंगे हमें।
ठीक है, तो इस वक्त का प्लान क्या है, अरेंजमेंट क्या है, कोई प्लान कर लिया आपने कि कहाँ लेकर जाएंगे इन्हें? भाई रास्ते में है, कहीं ना कहीं तो ले ही जाएंगे। अब जहाँ जगह मिलेगी, जहाँ का मैसेज आएगा कि यहाँ पहुंचा दें, इधर जगह है वहाँ पहुंचा देंगे उन्हें। ठीक, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अभी आपने जैसे कहा कि 100 के करीब थी और उसमें से भी कुछ लोग उतर गए, तो अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मजीद गिरफ्तारियां होने जा रही हैं? देखें, अब वो गिरफ्तारियां मजीद देंगे तो कर लेंगे। अब इस वक्त तो यानी पुलिस की गाड़ियां, बहुत सारी वैन जो है वो खाली वापस गई हैं, और मेरा ख्याल है कि ये 2-4 जो लीडर्स थे उनमें से 4 में से 2 तो गिले कर रहे हैं कि हमें पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं और हमें सीसीपी ऑफिस। अब अगर इनका ये ख्याल था कि इनको सीसीपी ऑफिस ले जाकर सीसीपी वो बिस्किट खिलाएगा, चाय पिलाएगा, तो ऐसा तो नहीं हुआ करता। आपने इस वक्त आमिर मीर साहब सिचुएशन क्या, मैं इस तरफ आता हूँ, लेकिन मैं चाहे आमिर मीर साहब आपने भी सुना होगा ये चेरिंग क्रॉस से लेके और ओवरऑल इस रूट के ऊपर जिस पे 144 लगी हुई थी, अब आपकी इत्तलात के मुताबिक क्या रूट क्लियर हो गया है? देखें, ये जो अरेस्ट हैं ये 3 MPO के तहत हैं, जिससे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर कहते हैं। इसमें आप जरा समझ लीजिए कि ये इसमें तो 3 महीने की गिरफ्तारी भी हो सकती है। 3 महीने तक आप इनको नजरबंद रखेंगे? जी, आप इसमें 1 महीने से 3 महीने तक डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर्स पे इनको बंद रखा जा सकता है, और कुछ ऐसा ही सिलसिला मेरा ख्याल होने जा रहा है। यानी ये गिरफ्तारियां 3 महीने के लिए होंगी? 1 महीना भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकते हैं। जो कानून में है वो तो 1 से 2 महीने तक है, तो 3 में भी चला जा सकता है। कोई ऐसा अभी फैसले होने हैं। तो ये फैसले कब तक हो जाएंगे सर? देखें, जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछेंगे कौन कितने महीने करना चाहता है। जो 1 महीने के लिए आया उसको 1 महीना, जो 2 महीने के लिए उसको 2 महीने, जो बिल्कुल घर से फारिग है वो 3 महीने के लिए भी रह सकता है। ये यानी ये तय हो गया कि मिनिमम 1 महीना आप अंदर रखेंगे और बाकी इन प्रिजनर्स की विल के ऊपर छोड़ेंगे कि कौन कितने महीने तक रहना चाहता है, ये कह रहे हैं आप? देखें, ये अभी जब ये गाड़ियों से उतरेंगे फिर इनके इंटरव्यूज होंगे कौन क्या चाहता है। तो अगर मिन्नत तरला ज्यादा हुआ तो 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन खुद फैसला करेगी फिर। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब आपके वक्त के लिए। निगरान सूबाई वज़ीर आमिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये क्लैरिफिकेशन तो हो गई है कि ये गिरफ्तारियां 3 MPO के तहत, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 3 MPO के तहत हो रही हैं, और इसके तहत मिनिमम 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक पुलिस इनको अंदर रख सकती है, नज़रबंद कर सकती है। अब वो ये कह रहे हैं कि 1 महीना मिनिमम, और मज़ीद कितनी देर तक रखेंगे ये भी हम उनकी विल के ऊपर छोड़ेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे, एक रेफरेंस दायर करने की बात हो रही है पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से। इस रेफरेंस की मुहर्रकात क्या है और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कोर्स ऑफ लॉ क्या होगा, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। पहले सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब की साबिक वज़ीर आला और हालिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज़ इलाही के साथ मुबैना ऑडियो लीक सामने आई, जिसके बाद राना सनाउल्लाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस ऑडियो लीक की तहकीकात करने की सिफारिश की और सो मोटो लेने की दरख्वास्त की। अब इस मामले पर पाकिस्तान बार काउंसिल समेत 5 दीगर बार काउंसिल्स ने अदालत उज़्मा के जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस दायर करने का फैसला किया है। मुल्क में वकला की सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी पाकिस्तान बार काउंसिल तमाम सूबाई बार एसोसिएशंस के साथ मिलकर आइन के आर्टिकल 209 के तहत जज के मिसकॉन्डक्ट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यानी SJC के सामने 6 अलग-अलग रेफरेंसेस जमा कराएगी। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने हुकूमत से जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर दरखास्त वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि जज को नोटिस देने का हमारे पास कोई इख्तियार नहीं, ताहम वकला से मुताल्लिक ऑडियो लीक्स पर जिम्मेदारान को नोटिस देंगे। ऑडियो लीक्स पर हमने पहले दिन ही मुस्ताफी होने का मुतालबा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास आर्टिकल 209 के अलावा और कुछ नहीं है। इस वक्त चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब खुद हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाशा साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला, ये फैसला आपको नहीं लगता कि कबल अज़ वक्त है? बिल्कुल कबल अज़ वक्त नहीं है, क्योंकि आज से 6 दिन पहले एक ऑडियो लीक हुई और उसमें मुअज़्ज़िज़ जज साहब की आवाज़, जिनको हम पहचानते भी हैं, वो थी, और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की थी।
तो उसमें जो बातें थीं वो वाकई कोई इतनी अच्छी नहीं थी, जिस पे लॉयर फ्रेटर्निटी थ्रू आउट पाकिस्तान एक अजीब सी बेचैनी की कैफियत आई। और बार एसोसिएशन में जब हम बैठे और फिर केसेस करने के लिए कोर्ट्स में गए तो वहाँ पे जो भी वकील मिला उसने तशवीश का इज़हार किया। तो अब हमारे पास और कोई ज़रिया नहीं था। हमने उसी रात को प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा किया था कि इस ऑडियो लीक की फराजिक करवाई जाए और उसमें डिटरमिन हो सके कि क्या ये फेक है या ये जो है वो असली है। जी पाशा साहब, यही तो मैं कह रहा हूं कि फोरेंसिक के बगैर तो कोई भी ऑडियो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं हो सकती। तो जब उस ऑडियो का फोरेंसिक नहीं हुआ तो फोरेंसिक हो जाता, फिर आप रेफरेंस भी भेज देते तो मुनासिब ना होता? नहीं, बात ये है कि कोई फाजल जज साहब की तरफ से और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इस हवाले से ना तो कोई वजाहत दी गई और ना ही बताया गया कि इसकी असल सूरत हाल क्या है। अब सूरतें दो ही हैं, या तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसकी फराजिक करवाए या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस तरफ जाए। देखिए, पाकिस्तान बार काउंसिल ने तो इस ऑडियो के मंजर आम पर आने के फौरी बाद रद्द-ए-अमल दिया था, कार्रवाई का मुतालबा किया था। बेंच और बार का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। आपने दोनों फोरम्स की बात की कि दोनों तरफ से खामोशी है, कुफल टूट नहीं रहा है, लेकिन बेंच और बार का तो बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो मुतालबा आपने किया, आपकी नजर में उसका जवाब या उसका रद्द-ए-अमल क्यों नहीं आया? उसका आना चाहिए था और यही गहरा ताल्लुक है जिसकी वजह से हमें तशवीश हुई और हमने ये कदम उठाया। अगर बार और बेंच का गहरा ताल्लुक ना होता तो फिर हम किसी और इदारे की तरह, जो बाकी इदारे खामोश बैठे हैं, उनकी तरह हम भी खामोश हो बैठते। नहीं, लेकिन इसकी वजह क्या है? फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस पर कुछ सो मोटो लेना चाहिए था, या अब मुतालबा कर सकते थे कि चीफ जस्टिस इसके ऊपर खुद नोटिस लें, क्योंकि अब तो आप रेफरेंस दायर करने की बात कर रहे हैं। ये हमने उस वक्त ये कहा था कि सुओ मोटो एक्शन लें या खुद इस हवाले से कोई एक्शन लें, लेकिन जब नहीं हुआ इस तरह का, और अभी तक आप देखें कि कल से हमने ये फैसला किया और ऑन एयर भी हुआ और हर चैनल पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे ये बात आई, लेकिन अभी तक भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से कोई रद्द अमल जो है वो सामने नहीं आया। देखिए पाशा साहब, ऑफ द रिकॉर्ड तो इस तरह की खबरें सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इजलास हुआ है, उसमें मज़कूरा जज मौजूद नहीं थे और उस पर कुछ रिमार्क्स भी शेयर किए जाते रहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। इसकी तस्दीक या इसकी इंडोर्समेंट तो आप ही कर सकते हैं, आप तो अदालतों में हाजिर भी होते हैं, बाखबर भी हैं। अब क्या ये रूमर थी, कोई इस तरह का इजलास हुआ क्या? हमें मीडिया के ज़रिए ही पता चला कि कोई गैर रस्मी इजलास हुआ है, लेकिन उसकी किसी भी कार्रवाई का हमें इल्म नहीं है और ना ही कोई परसेप्शन कर सकते हैं कि उस इजलास अगर हुआ है तो उसमें क्या फ़ैसला हुआ है। नहीं, लेकिन हमने देखा इससे पहले भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास जो जजेस की तकर्री से मुताल्लिक, खासतौर पे एलिवेशन ऑफ जजेस से मुताल्लिक थे, उसके अंदर भी काफ़ी नाखुशगवार किस्म के जुमलों का तबादला भी हुआ। फिर जजेस, उसमें खासतौर पे चीफ जस्टिस उठकर चले भी गए। ये क्या माहौल बनता हुआ देख रहे हैं आप इस वक्त? ये बड़ी बदकिस्मती है। आपने उस इजलास की अंदरूनी कहानी जो है वो मंजर पे आई, उसकी ऑडियो भी लीक हुई और इसके अलावा उसका जो ट्रांसक्रिप्ट था वो भी जो अखबारात में छपा। नहीं, लेकिन इससे तासुर ये गहरा हो रहा है कि विद इन द बेंच शायद कोई डिवीजन मौजूद है, कोई डिवीजन ऐसी मौजूद है जो शायद इस मामले के ऊपर भी कोई कार्रवाई करने से रोक रही है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? बिल्कुल 100% ये तासर दुरुस्त है कि जजेस, ऑनरेबल जजेस में वाज़े तौर पे डिवीजन एक नज़र आ रही है और ये हमारे लिए, हम समझते हैं कि अदालतें जो होती हैं और ख़ास तौर पे अदालत उज़्मा, वो अवाम के लिए और खवास के लिए, सब के लिए आखिरी उम्मीद होती है। देखिए पाशा साहब, आप पाकिस्तान बार काउंसिल ने रेफरेंस भेजने का फैसला कर लिया, हुकूमत ने भी रास्त इकदाम का फैसला किया है। अब ड्यू कोर्स ऑफ लॉ क्या होगा, किस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा और यह मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में टेकअप होगा?
ड्यू कोर्स ऑफ लॉ यही है कि जब रेफरेंस अंडर आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फाइल होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उन्होंने इस मामले को टेक अप करना है। एक और बदकिस्मती ये है कि हमारी इतला के मुताबिक और भी कई रेफरेंसेस जो हैं वो काफ़ी अरसे से पेंडिंग है और अरसा दराज से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं हुआ। इसमें भी हमारा ये मुतालबा होगा कि उन रेफरेंसेस को, चाहे वो सही हैं चाहे वो गलत है, जो भी है उनका फैसला जो है वो होना चाहिए और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। जी ठीक। पाशा साहब, लास्टली इस वक्त एक खास पॉलिटिकल पार्टी की तनकीद का रुख ऑनरेबल जुडिशरी के ऊपर है, अदालत उज़्मा के जजेस के ऊपर है। एक ही जज साहब नहीं है और भी कुछ नामों का जिक्र हो रहा है और पब्लिकली हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर हो रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान बार काउंसिल के ऊपर दूसरी तरफ से तनकीद ये हो रही है कि ये लॉ मिनिस्टर से भी मिले हैं और मिली भगत के साथ ये कार्रवाई करने का फैसला किया है। बात यह है कि मैं आपके सामने हूँ, वाइस चेयरमैन हमारे वो आपके सामने हैं, तमाम बार काउंसिल्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो यहाँ तक पहुँचते हैं वो एक पूरा प्रोसेस ज़िंदगी का बहुत बड़ा अरसा इस प्रोफेशन में गुजार के आए होते हैं। हमारा किसी पार्टी के साथ कोई तल्लक नहीं, ना हम किसी सियासी पार्टी की बी टीम है। हमारा एक इंडिपेंडेंट हमारी सोच है और हम एक इंडिपेंडेंट सोच लेके निकले हुए हैं। हमें ना कोई किसी ने डिक्टेट किया है और ना ही हम किसी की डिक्टेशन जो है वो लेना पसंद करेंगे। आप इस मामले में विद फुल कमिटमेंट और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है और ना ही हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बी टीम है। जहाँ तक आपका सवाल है लॉ मिनिस्टर से मिलने का, तो वो लॉ मिनिस्टर जो है वो एक वकील हैं और हम उनसे मिले हैं लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से। हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से 19/5/2022 को मीटिंग हुई थी और वो वहाँ पे हमने लॉयर्स प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट का मसवदा उनके हवाले किया था और उन्होंने वादा किया था कि वो इसको एक्ट बनाएंगे, कानून साजी उस पर होगी। तो उसी हवाले से हम मिले और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक मेरी इतला के मुताबिक वो कैबिनेट मीटिंग में पेश हो गया है और वहाँ से अप्रूवल भी हो चुकी है, जो कि कल या परसों असेंबली में पेश होगा और वो एक्ट बनेगा। ये पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स का मुतालबा था लॉयर्स प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट के हवाले से, जो मैं समझता हूँ कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो लॉ मिनिस्टर है उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इस पे अपनी भी डेलिब्रेशन की कोशिश की। ठीक, आज वेरी क्विकली, क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है सर, वेरी क्विकली, ये जो रेफरेंस दायर करने का फैसला आपकी तरफ से किया गया है, अल्टीमेटली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर लग जाता है, इस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास होते हैं, कंक्लूसिव कहां पर होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? यानी क्या कार्रवाई हो सकती है, मतलब जिनके खिलाफ आप एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? जहाँ तक कार्रवाई का तल्लक है, हमने जब भी कोर्ट्स में केस करते हैं, चाहे वो कोई आइनी पिटीशन हो, चाहे वो किसी के राइट के लिए कोई हम केस फाइल करते हैं, तो हम नतीजे से मुबर्रा होते हैं। हमने हक लेने के लिए अदालतों से रुजू करते हैं और मैं समझता हूँ कि हम जब एक ऐसी तारीख रकम कर रहे हैं तो हम तो नतीजे से मुबर्रा हैं। हम कोशिश करेंगे पूरी कि विद फुल कमिटमेंट विद एविडेंस अपना रेफरेंस को परसू करें और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, लेकिन जो नतीजा होता है वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमने जीतने के लिए केस करते हैं। बाकी जो है अगर हम कामयाब हो सके, प्रूव कर सके तो फैसला हमारे हक में हो जाएगा। अगर ना कर सके और डिफेंस में फाजल जज साहब जो हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस है वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं तो ठीक है। वैसे मैं समझता हूं कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी, उनको पहले ही वजाहत कर देनी चाहिए थी, क्योंकि आर्टिकल 209 की जो इन्वोक हमने किया है वो उनकी खामोशी की वजह से और जवाब ना देने की वजह से और वजाहत ना मिलने की वजह से हमने किया है। तो हमारे पास और कोई ऑप्शन जब नहीं था तो तभी हमने रेफरेंस फाइल करने का फैसला बहुत बहुत किया। शुक्रिया। हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बलूचिस्तान के ज़िला बार खान में रकम दास्तान जुल्म का जिक्र करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ मिलकर
ये खातून जो कुरान पाक पे हाथ रख के अपनी आज़ादी की भीख मांग रही थी, इसको आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन वो आज़ादी इसकी मौत ने फराहम की है। यानी मौत के हासिल करने के बाद वो मुकम्मल तौर पर रिहा हो गई है। बलूचिस्तान के ज़िले बारखान और वहाँ का इलाका हाजी कोट है, जिसके करीब एक कुएँ से 3 लाशें मिलती हैं। खातून समेत 3 अफराद की लाशें होती हैं, माँ और 2 बेटे। ये वही खातून है जो अपनी रिहाई के लिए मिन्नतें और तरले कर रही थी। लेकिन सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, जिसके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है कि जिसने इन लोगों को अपनी तहवील में ले रखा था, ये सिर्फ 3 लोग नहीं है जो तहवील में थे, बल्कि बताया जा रहा है कि मज़ीद जो 5 बच्चे हैं अभी भी सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की तहवील में हैं। इस पर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। अभी बताया जा रहा है कि इस वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। ये सारा इंसिडेंट है क्या? जो मोहम्मद खान मरी है वो सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का मुलाजिम था, और उसके मुताबिक 2 साल पहले जो उसने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया, उसमें उसने ये कहा कि असल में मुझे एक पर्चे के अंदर गवाही देने का कहा गया था। अपने बेटे के खिलाफ एक केस था जिसमें मुझे गवाही देने का सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने कहा, मैंने नहीं दी तो मुझे इंतकाम का निशाना बनाया गया, और इंतकामन मुझ पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया। 3 साल तक मैं मुकदमा भुगत रहा, उसके बाद बाइज्जत बरी हो गया, लेकिन मेरी फैमिली को उठा लिया गया। अब भी 5 लोग सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की तहवील में हैं, फौरी तौर पर उनको रिहा कराया जाए। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान सूबाई वज़ीर हैं। 2013 में ये प्रोविंशियल असम्बली के अंदर आए, JUI फेस से थे। उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़कर बलूचिस्तान असम्बली के अंदर पहुंचे। तो इस वक्त बलूचिस्तान की सियासत के अंदर तो यकीनन एक भूचाल आया हुआ है, और जिरगा सिस्टम भी है, इस पर जिरगा भी। लेकिन सवालात ये वाक़या बहुत सारे छोड़ गया है कि क्यों हम इंतज़ार ही करते हैं, और फिर क्या वजह है कि जो बलूचिस्तान के सरदार कबाइल है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। अगर नहीं लिया जाएगा तो क्या इसी तरह मजदूरों का इस्तेहसाल होता रहेगा? सवाल बहुत सारे हैं। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि अपने इख्तिताम को पहुंचा है, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इस पर कल के प्रोग्राम के अंदर तफसीलन बात करेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।